हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स बाय आईआईटियंस। हम लोग डिजिटल सर्किट्स डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने काफ़ी आगे तक पढ़ लिया है। हम लोग कॉम्बिनेशन सर्किट्स पढ़ चुके हैं, हम लोग मल्टीप्लेक्सर पढ़ चुके हैं। उससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे हम किसी डिजिटल इनपुट को एनालॉग आउटपुट में कन्वर्ट कर सकते हैं और कैसे हम किसी एनालॉग इनपुट को डिजिटल में, बेसिकली डिजिटल टू एनालॉग और एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स हम लोग डिस्कस किए थे पिछले वीडियोज में। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना कॉम्बिनेशनल सर्किट्स के बाद एक अगर मेमोरी एलिमेंट्स जोड़ दिए जाए, मतलब कॉम्बिनेशन सर्किट्स का मतलब जैसे कि हमारे गेट्स होते थे, एंड गेट और गेट या फिर मल्टीप्लेक्सर्स होते थे। अगर उनके प्रीवियस आउटपुट को हम किसी एक मेमोरी एलिमेंट में स्टोर कर दें और हमारा जो नेक्स्ट आउटपुट आने वाला है वो इनपुट के साथ साथ उस प्रीवियस आउटपुट पर भी अगर डिपेंड करने लग जाए तो एक मेमोरी एलिमेंट का काम आ जाएगा। और ये जो कॉम्बिनेशनल प्लस मेमोरी, ये जो एक कॉम्बिनेशन है, इसको हम कहते हैं सीक्वेंशियल सर्किट। तो बेसिकली ब्लॉक डायग्राम अगर मैं सीक्वेंशियल सर्किट का लिखना चाहूं तो इसको आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। एक आपके पास कॉम्बिनेशन सर्किट है, साथ में एक आपके पास मेमोरी एलिमेंट है। अब यहां से इनपुट आ रहा है, तो ये जो आउटपुट आपको मिलने वाला है, तो ये आउटपुट इस मेमोरी एलिमेंट में एक ऑलरेडी पुराना आउटपुट पड़ा होगा। उस पुराना आउटपुट और ये इनपुट मिलकर आपको एक दूसरा आउटपुट देने वाले हैं। तो बेसिकली जो नेक्स्ट आउटपुट आने वाला है वो प्रीवियस आउटपुट जो कि मेमोरी एलिमेंट में स्टोर्ड है और जो न्यू इनपुट है उस पर डिपेंड करता है। अगर इनको आप डिफरेंशिएट करें कि कॉम्बिनेशनल सर्किट और सीक्वेंशियल सर्किट में क्या डिफरेंस होता है, तो एक डिफरेंस तो आपको यहीं से दिख रहा है कि जो कॉम्बिनेशनल सर्किट है वो केवल प्रेजेंट इनपुट पर डिपेंड करेगा कि अभी का इनपुट आपका क्या है, लेकिन जो सीक्वेंशियल सर्किट है वो प्रेजेंट इनपुट के साथ साथ जो प्रीवियस आउटपुट है उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये इसका पहला डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस आप देख सकते हो कि अब क्योंकि कॉम्बिनेशन सर्किट में कोई पुराने आउटपुट से हमें कुछ मतलब नहीं है, तो यहाँ पर हमें कोई मेमोरी की जरूरत नहीं है, तो ये मेमोरी लेस सर्किट आप इसे कह सकते हो। सीक्वेंशियल में क्योंकि पुराना आउटपुट हमें चाहिए होता है, तो ये मेमोरी एलिमेंट इसमें जरूरत पड़ती है। तीसरा, अब क्योंकि यहाँ पर मेमोरी का कोई रूल नहीं है, सिंपल जो इनपुट है वो आपको आउटपुट देना है, तो ये एक फास्टर होता है और कंपैरेटिवली सीक्वेंशियल सर्किट्स आपके स्लोअर होते हैं। अब फिर से वही, क्योंकि इसमें मेमोरी नहीं है तो इसका सर्किट भी सिंपल होगा, तो इसको डिजाइन करना आसान है और इसको डिजाइन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि हमें मेमोरी एलिमेंट भी उस सर्किट के अंदर ऐड करना होता है। तो ये तो हो गया हमारा कॉम्बिनेशनल और सीक्वेंशियल का डिफरेंस। अब हम अपना पूरा केवल सीक्वेंशियल पे ही फोकस करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए एक नैंड गेट है, ये एंड गेट जिसमें मैंने एक नॉट गेट लगा दिया तो इसको नैंड गेट कहते हैं, ये हम सब डिस्कस कर चुके हैं। और अगर इसके दोनों इनपुट्स को मैं सेम रख लेता हूँ, पहला इनपुट और दूसरा इनपुट दोनों ही मेरे ए हैं, तो बेसिकली नैंड गेट क्या करता है, नैंड गेट हम लोगों ने डिस्कस किया था, इसका जो आउटपुट होता है वो होता है ए डॉट बी का टोटल बार। अब ये दोनों इनपुट्स अगर मेरे सेम है तो इसे आप कह सकते हैं ए डॉट ए का बार, ए डॉट ए मतलब ए और ए का बार ही है, तो ऐसे आप कह सकते हैं। तो बेसिकली अगर किसी नैंड गेट के दोनों इनपुट्स को सेम रखा जाता है तो वो एक नॉट गेट की तरह काम करने लगता है। मतलब अगर मैं यहाँ पे A अप्लाई करूंगा तो आपको A बार मिल जाएगा, अगर यहाँ पे मैं B अप्लाई करूंगा तो B बार मिल जाएगा। मतलब जिस इनपुट को आप अप्लाई कर रहे हो उसका नॉट होके उसका इन्वर्ट होके आपको मिलेगा। तो ये मेरा एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है। अब इस कॉम्बिनेशनल सर्किट से कैसे हम एक सीक्वेंशियल सर्किट डिजाइन कर सकते हैं वो मैंने यहाँ पे दिखाया है। मेरे दो इनपुट्स हैं A1 और A2, दो अलग अलग नैंड गेट को मैंने इनपुट दिया है, बेसिकली दो अलग अलग इन्वर्टर्स को मैंने इनपुट दिया है। लेकिन ये इनपुट जो है वो देखिए Q बार से मैच्ड है और ये वाला जो इनपुट है वो Q से मैच्ड है। मतलब इसका जो आउटपुट है वो Q है और इसका जो आउटपुट है वो Q बार है। मतलब अगर ये 1 है तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 है तो ये 1 हो जाएगा। अब ये इस तरीके से कनेक्टेड है। तो आप Q को क्या लिख सकते हो, आप Q को लिख सकते हो A1 का बार, तो Q को A1 का बार लिखा जा सकता है। लेकिन क्योंकि Q आपका A2 से भी कनेक्टेड है तो इसका आप A2 भी लिख सकते हो। उसी तरीके से Q बार को आप लिख सकते हो A2 का बार, और क्योंकि ये A1 से कनेक्टेड है तो उसको आप लिख सकते हो A1 सिंपली। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर मेरा Q A1 का बार है तो Q बार मेरा A1 होगा। मतलब दोनों ही आउटपुट आपके एक दूसरे के इन्वर्टेड हैं। ये जो होगा उसका जस्ट इन्वर्टेड यहाँ पे आपको मिलेगा। अगर ये A2 है तो ये A2 बार आएगा, ये A1 है तो ये A1 बार आएगा। तो ये एक सिंपल सीक्वेंशियल सर्किट है। अब हमारा जो टारगेट है वो रहेगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो स्टैंडर्ड सीक्वेंशियल सर्किट्स हैं, जैसे कि SR फ्लिप फ्लॉप, JK फ्लिप फ्लॉप, D फ्लिप फ्लॉप और T फ्लिप फ्लॉप, ये हम लोग समझना चाहेंगे कि ये किस तरीके से काम करते हैं, क्या इनका बेसिक ट्रुथ टेबल होती है, क्या इनकी बेसिक इक्वेशन होती है और इनका यूज कैसे होने वाला है और कैसे इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो हम अभी डिस्कस करते हैं।
क्या हुआ, स्टार्टिंग कैसी है। अभी हम डिस्कस करते हैं ट्रिगरिंग के बारे में। ट्रिगरिंग का मतलब जब क्लॉक हम अप्लाई करेंगे तो क्लॉक के किस चेंज पर वो हमारा जो इनपुट है वो आउटपुट की तरफ जाएगा या फिर इनपुट से आउटपुट के अंदर कुछ चेंज आएगा। तो दो तरीके की ट्रिगरिंग हम लोग यूज कर सकते हैं, एक होती है लेवल ट्रिगरिंग और एक होती है एज ट्रिगरिंग। लेवल जैसे कि आपको पता है, ये जैसे मैंने पूरा 1 लेवल है, ये पूरा की पूरा 0 लेवल है, तो मतलब जो हमारी क्लॉक है वो यहाँ से यहाँ तक के टाइम में 0 है, फिर यहाँ से यहाँ तक वो 1 है, फिर ये 0 है, फिर ये 1 है। तो इसमें दो तरीके की ट्रिगरिंग हो सकती है। एक कर सकते हैं कि हम जो हमारी ये वैल्यू 1 रहेगी तब वो ट्रिगर करें, और दूसरा हो सकता है जब ये वैल्यू 0 हो तब वो ट्रिगरिंग करें। तो अगर ये 1 वैल्यू पर ट्रिगरिंग होती है तो इसे कहते हैं पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग, कि जब जब क्लॉक का जो वैल्यू है वो 1 रहेगी तब तब हमारा इनपुट आउटपुट की तरफ जाता रहेगा। और दूसरा होता है इसमें नेगेटिव लेवल ट्रिगरिंग, जिसमें जब जब वो 0 रहेगा तब तब हमारा आउटपुट इनपुट की तरफ इनपुट आउटपुट की तरफ जाएगा। अगर वो 1 रहेगा तो फिर हमारा जो फ्लिप फ्लॉप है या फिर सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट है वो काम नहीं करेगा। तो ये तो हुआ लेवल के लिए कि पूरा 1 जब जब रहेगा तब तब काम करेगा, पूरा 0 तब तब रहेगा तब तब काम करेगा। इसी में दूसरा होता है एज ट्रिगरिंग। एज का मतलब जब ट्रांजिशन होता है आइदर 0 to 1 और 1 to 0, तब वो हमारा ट्रिगर करता है। तो इसमें दो तरीके की ट्रिगरिंग हो सकती है, एक होता है पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग। पॉजिटिव का मतलब जब क्लॉक 0 से 1 की तरफ ट्रांजिशन करेगी तब हमारा इनपुट आउटपुट की तरफ जाएगा। जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे 0 है, यहाँ 1 है, तो ये 0 से 1 की तरफ जा रहा है तो ये ट्रिगर कर जाएगा। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो ये 1 से 0 की तरफ जा रहा है, तो इस टाइम पे कुछ नहीं होगा। फिर से देखिए, यहाँ पर ये 0 से 1 जा रहा है तो यहाँ पर फिर से ट्रिगर हो जाएगा। तो जब क्लॉक के 0 से 1 ट्रांजिशन पर ट्रिगरिंग होती है तो उसे कहते हैं पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग, और इसी का जस्ट उल्टा है नेगेटिव एज ट्रिगरिंग। नेगेटिव एज ट्रिगरिंग कब करेगी, जब वो 1 से 0 की तरफ ट्रांजिशन करेगा, 1 से 0 की तरफ। अगर 0 से 1 जाता है तो कोई इनपुट आउटपुट की तरफ नहीं जाएगा, आउटपुट में कुछ चेंज नहीं आएगा। तो इस तरीके से हम 4 तरीके की ट्रिगरिंग यूज कर सकते हैं। बेसिकली इन जनरल हम लोग एज ट्रिगरिंग यूज करते हैं, लेकिन कभी कभी लेवल ट्रिगरिंग भी यूज की जाती है। तो यहाँ पे हमने 4 पढ़ा, एक पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग, नेगेटिव लेवल ट्रिगरिंग। नेगेटिव लेवल मतलब जब 0 रहे, पॉजिटिव लेवल मतलब जब 1 रहे। पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग जब क्लॉक 0 से 1 की तरफ ट्रांजिशन करती है। नेगेटिव एज ट्रिगरिंग जब क्लॉक 1 से 0 की तरफ ट्रांजिशन करती है। अब हम अपने सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी हम स्टार्ट करते हैं एसआर फ्लिप फ्लॉप से। अब एसआर फ्लिप फ्लॉप की अगर मैं ट्रुथ टेबल की बात करता हूं तो ये कुछ ऐसे होती है। अगर मेरे एस और आर दोनों ही 0 है और प्रीवियस स्टेट, जैसा कि हमें पता है कि जितने भी सीक्वेंशियल सर्किट्स हैं वो प्रीवियस जो आउटपुट है उस पर भी डिपेंड करते हैं। तो एस और आर दोनों 0 है और जो प्रीवियस आउटपुट है मान लीजिए वो क्यूएन है, तो दोनों के 0 होने पर जो नेक्स्ट आउटपुट आएगा, क्यूएन का मतलब प्रीवियस आउटपुट और क्यूएन प्लस 1 का मतलब नेक्स्ट आउटपुट क्या आने वाला है, आप इसे लिख सकते हैं क्यूएन प्रीवियस आउटपुट और क्यूएन प्लस 1 मतलब ये क्यूएन का मतलब अगर nth क्लॉक है तो n प्लस 1 का मतलब नेक्स्ट जो क्लॉक है, तो इसे आप कह सकते हैं नेक्स्ट आउटपुट। तो जो नेक्स्ट आउटपुट है वो क्या आने वाला है, अगर मेरे s और r 0 0 0 1 1 0 या 1 1 है तो जब s और r दोनों 0 होते हैं तो नेक्स्ट आउटपुट एग्जैक्टली प्रीवियस आउटपुट के बराबर आता है, qn प्लस 1 इक्वल्स टू qn। अगर s 0 है और r 1 है तो जो नेक्स्ट आउटपुट है वो 0 आता है। अगर S 1 है R 0 है तो नेक्स्ट आउटपुट 1 आता है, और अगर दोनों 1 है तो इसको हम इनवैलिड स्टेट बोलते हैं। ये स्टेट एसआर फ्लिप फ्लॉप में इनवैलिड की तरह काम करती है और ये हमारा जो सर्किट है वो काम करना बंद कर देगा इस स्टेट पे। इसको अगर हम थोड़ा ब्रॉड करके देखें तो मान लीजिए ये मेरी एक ट्रुथ टेबल है जिसमें S और R की वैल्यू 0 0 हो सकती है, दोनों 0 1 हो सकते हैं, एक 1 एक 0 और दोनों 1 1 हो सकते हैं। अब ये है QN मतलब जो प्रीवियस स्टेज थी वो क्या थी, अब दोनों 0 है, हो सकता है QN 0 हो, दोनों 0 है, हो सकता है QN 1 हो। सिमिलरली S 0 है, R 1 है और QN 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। इस केस में S 1 है, R 0 है, फिर से QN आपका 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। सिमिलरली 1 1 के केस में भी QN आपका 0 या 1 हो सकता है। सो नेक्स्ट आउटपुट क्या आने वाला है वो हम डिसाइड कर सकते हैं यहाँ से। मैंने जैसा कि बताया कि अगर ये दोनों 0 हैं, एक S भी 0 है, R भी 0 है, तो हमारा जो नेक्स्ट आउटपुट आता है वो प्रीवियस आउटपुट के बराबर आता है। प्रीवियस अगर 0 है तो ये 0 आ जाएगा, प्रीवियस अगर 1 है तो ये 1 आ जाएगा। उसी तरीके से अगर S 0 है, R 1 है, तो हमारा जो नेक्स्ट आउटपुट है वो हमेशा 0 आता है, चाहे QN कुछ भी हो।
Qn अगर 0 है तब भी 0 आएगा, Qn अगर 1 है तो तब भी 0 आएगा, वो इस पर डिपेंड ही नहीं करता है। जब दोनों 0 है तो वो Qn पर डिपेंड करता है, एग्जैक्टली Qn के बराबर आ रहा है। जब एक 0 है, S 0 है और R 1 है, तब ये हमेशा 0 आ रहा है चाहे Qn कुछ भी रहे। नेक्स्ट में जब S 1 है और R 0 है तो फिर से Qn कुछ भी रहे ये हमेशा 1 आएगा, और जब ये दोनों 1 है तब फिर से Qn कुछ भी रहे ये हमेशा इनवैलिड होगा, ये इसका कोई एक फिक्स वैल्यू नहीं होगी। तो ये है इसकी बेसिक ट्रुथ टेबल। तो Qn का जो नेक्स्ट स्टेट है वो डिपेंड करता है Qn पर, अगर दोनों 0 होते हैं। वो 0 होता है अगर S 0 हो और R 1 हो, वो 1 होता है अगर S 1 हो और R 0 हो। तो इस स्टेट को बोलते हैं होल्ड स्टेट। होल्ड का मतलब इसने प्रीवियस आउटपुट को होल्ड करके रखा हुआ है। अगर S और R 0 है तो वो प्रीवियस आउटपुट ही हमेशा आता रहेगा, कभी भी नेक्स्ट कोई नया आउटपुट आपको नहीं मिलेगा। इसको बोलते हैं रीसेट स्टेट। अगर आपने S को 0 कर दिया, R को 1 कर दिया तो ये रीसेट हो जाएगा। रीसेट का मतलब ये आउटपुट 0 हो जाएगा। और अगर आपने S को 1 किया, R को 0, तो इसको कहते हैं सेट स्टेट, क्योंकि आउटपुट आपका 1 आ गया, और इसको इनवैलिड स्टेट बोलते हैं। इसका जो डायग्राम है वो आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। एक नॉर गेट है और एक दूसरा नॉर गेट है। इस नॉर गेट के यहाँ पर R होता है हमारा। इस नॉर गेट के इनपुट में मैंने R लगाया है और इस नॉर गेट के इनपुट में मैंने S लगाया है, और इस तरीके से यहाँ पर मुझे Q मिल रहा है और यहाँ पर मुझे Q बार मिल रहा है। और इसको जो आप एनालाइज करेंगे तो आपको देखेगा कि ये ट्रुथ टेबल आपकी एग्जैक्टली फॉलो होती है। कैसे फॉलो होती है वो हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझ लेते हैं। सपोज एक आपको फ्लिप फ्लॉप दे रखा है इस तरीके से, जो कि नैंड गेट दो यूज किए गए हैं। नैंड गेट आप जानते हैं, एंड गेट, उसके आउटपुट को हमने एक इन्वर्टर से पास कर दिया। अब यहाँ पर इसका एक इनपुट है x और इसका इनपुट है y, इसका आउटपुट है p और इसका आउटपुट है q। ये जो p और q आउटपुट्स हैं वो कनेक्ट किए गए हैं इन एंड गेट, नैंड गेट से इस तरीके से। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि p और q की वैल्यू क्या होगी। ये जो आउटपुट p और q है ये क्या होंगे फॉर डिफरेंट x और y जो इनपुट्स है। अगर हम x और y को, x को 0 y को 1 रखें तब क्या होगा, x को 0 y को 0 रखें तब क्या होगा, और x और y दोनों को 1 रखें तब क्या होगा। तो पहला केस देखते हैं कि x हमारा 0 है, y हमारा 1 है। तो देखिए जब x हमारा 0 होगा, क्योंकि एक नैंड गेट है, इसका अगर एक इनपुट भी 0 हो गया तो प्रोडक्ट करने पे ये 0 देगा, और क्योंकि नैंड है तो ये 0 का इन्वर्जन 1 हो जाएगा, तो हमारा p1 आ जाएगा, p1 आ जाएगा। और p जो मेरा 1 है वो जब यहां जाएगा तो इस एंड गेट का एक इनपुट 1 हो गया, और क्योंकि हम y को भी 1 ले रहे हैं तो ये दोनों इनपुट 1 1 हो जाएंगे, और 1 1 का जब आप एंड करोगे तो 1 आएगा, और नैंड करोगे तो ये 0 हो जाएगा। तो q हमारा 0 आ जाएगा और p हमारा 1 है। तो हमारा जो आउटपुट आने वाला है, तो p को आप कहेंगे 1 और इस केस में q को आप कहेंगे 0। दूसरा केस देखते हैं। दूसरे केस में हमारे x और y दोनों ही 0 है। x 0 है और साथ में y भी 0 है, और नैंड गेट का अगर एक इनपुट भी 0 है तो ये हमेशा आउटपुट 1 देता है। सिमिलरली इसका एक इनपुट 0 है तो ये भी आउटपुट 1 देगा, तो हमारा p भी 1 आ जाएगा, q भी 1 आ जाएगा। तो आउटपुट होगा p = 1 एंड q = 1। तीसरा केस जिसमें दोनों ही इनपुट मेरे 1 1 है, इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये इनपुट 1 है और ये भी इनपुट 1 है। अब डायरेक्टली आप इस इनपुट से डिसाइड नहीं कर सकते कि p क्या होने वाला है, और ना ही इस इनपुट से डिसाइड कर सकते हैं कि q क्या होने वाला है, क्योंकि आपको एक इनपुट और चाहिए। क्योंकि 1 से तो पता नहीं चलेगा, 0 से तो पता चलता है कि 0 अगर है तो वो डायरेक्टली 1 ही देता है, लेकिन अगर 1 है तो हम डिसाइड नहीं कर सकते, डिपेंड करेगा कि ये इनपुट क्या है। अब हम अज्यूम कर सकते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि p हमारा सपोज 0 है। अब मैं अगर p को 0 अज्यूम करता हूं तो जैसे ही ये 0 है तो यहां पर ये 0 आ जाएगा मेरे पास होके, और ये जैसे ही 0 पास होगा तो एक इनपुट इसका 0 हो चुका है, तो q आपका 1 आ जाएगा। इस केस में जब आपने p को 0 अज्यूम किया है तो उस केस में q आपका 1 आ जाएगा। ये 1 है तो यहां पर भी ये 1 आ जाएगा। इस एंड गेट के दोनों इनपुट 1 है तो आउटपुट आपको 0 मिलेगा। तो हम देख रहे हैं कि हमने इसको 0 अज्यूम किया था और फाइनली घूम के ये 0 ही आ रहा है। तो जब हम p को 0 अज्यूम करते हैं तो q हमारा 1 आता है, तो इसका आउटपुट हो सकता है p = 0, q = 1। लेकिन हम उल्टा भी अज्यूम कर सकते थे, हम इसको 0 की बजाय 1 अज्यूम कर सकते थे। तब हमारा क्या केस होगा, जब हम इसको 1 अज्यूम करेंगे तो ये यहाँ पे कनेक्टेड है, p हमारा 1 अज्यूम किया गया है, तो ये यहाँ कनेक्टेड है तो यहाँ पर ये 1 आ जाएगा। और जब ये दोनों इनपुट मेरे 1 होंगे तो जो आउटपुट है वो 0 मिल जाएगा। 1 1 का एंड 1 होता है और नैंड करेंगे तो 0 आता है।
ये 0 है तो ये यहाँ पे आ जाएगा 0, और जब ये दोनों एक 1 है और एक 0 है तो ये जो NAND है वो 0 होता है, सॉरी AND गेट इसका 0 देगा और NAND गेट 1 दे देगा, तो फाइनली फिर से आपको 1 मिल जाएगा। तो मतलब आप P को अगर 1 अज्यूम करते हो तो ये आउटपुट 1 ही आता है, और उसको 0 अज्यूम करते हो तो ये आउटपुट 0 ही आता है। तो हमें यहाँ पे अज्यूम करना पड़ेगा, अगर हमने P को अज्यूम किया है 0 तो Q आएगा 1, और अगर हमने P को अज्यूम किया है 1 तो Q आएगा 0। तो इसके ये दोनों आउटपुट पॉसिबल है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ये तो SR फ्लिप फ्लॉप था, JK फ्लिप फ्लॉप, T फ्लिप फ्लॉप और D फ्लिप फ्लॉप किस तरीके से काम करते हैं, उनके भी बेस्ड पे जो क्वेश्चंस हो सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हमारा टॉपिक रहेगा कि डिफरेंट फ्लिप फ्लॉप्स को हम आपस में इंटर कन्वर्जन कैसे करें, मतलब SR फ्लिप फ्लॉप से JK फ्लिप फ्लॉप कैसे बनाएं, JK से T फ्लिप फ्लॉप कैसे बनाएं, आपस में जो डिफरेंट फ्लिप फ्लॉप्स हैं उनको कैसे कन्वर्ट करना होता है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। आज के लिए हमारा इतना ही है। इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कुछ आपके कमेंट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है फिजिक्स बाय IITian नाम से, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और आपके कोई भी डाउट होते हैं वो आप वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।